आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है गद्दारी के सर्टिफिकेट कब, क्यों और कैसे जारी होते हैं, सिंध के सियासी अखाड़े में नए सूबे के दांव पेच क्यों, मीरे रियासत अपनी सालगिरह पर आवाम को क्या तोहफा देने वाले हैं, काबे के सहन में एक बार फिर लब्बैक की सदाएं गूंज उठी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, बगावत और लोगों को उकसाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि FIR में मरियम नवाज समेत तमाम अहम लीगी रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। इस मुकदमे की तफसीलात और दीगर मामलात पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इसी मुकदमे से जुड़े एक और अहम मामले का तस्करा करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तकारीर पर पाबंदी की दरखास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज की है। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया और फैसले में कहा गया है कि सियासी मवाद से मुतल्लिका मामलात अदालतों में लाना अवामी मफाद में नहीं है। इसी तरह की दरखास्तों के लिए मुतबादिल फोरम मौजूद हैं। में यह भी कहा गया है कि दरखास्त गुजार मुतमईन नहीं कर सका कि नवाज शरीफ की तकरीर से उसके कौन से हुकूक मुतासर हो रहे हैं। हालिया दिनों में नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो गए और लंदन से मुतअद्दिद बार पार्टी इजलासों और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर वीडियो लिंक के जरिए मुतअद्दिद खिताब भी कर चुके हैं। इन्हीं तकारीर के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ जो गेम खेल रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। यही अल्ताफ हुसैन ने किया। मैं वाज़े तौर पर कहता हूं कि उनके पीछे 100% भारत है और वो उनकी पूरी मदद कर रहा है। पाकिस्तान की फौज कमजोर करने पर दिलचस्पी हमारे दुश्मनों की है। इस पर इमरान खान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया था, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखा दें। डेंजरस गेम हो रही है ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, खतरनाक पाकिस्तान के खिलाफ गेम खेल रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें। अब वजीर आजम पाकिस्तान के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसके बाद शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की भारतीय क़यादत से मुलाकातों के दावे किए। शहबाज गिल ने दावा किया कि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने ये जो इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ के बेटे ने एक होटल में भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के भेजे हुए 3 अफराद से मुलाकात की। उनके नाम भी मौजूद हैं। पिछले मंगल के रोज नवाज शरीफ ने खुद लंदन में एक सफारत खाने में जाकर खुफिया मुलाकात की। अब ये वो तमाम तर इल्जामात हैं जो शहबाज गिल लगा रहे हैं। यही नहीं है, बल्कि मरियम नवाज ने खोखर पैलेस में भारतीय शहरियों से मुलाकातें की। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। जबकि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा। एक तरफ इल्जाम आयद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मिर्जा शहजाद अकबर है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उसकी एक झलक भी देख लीजिए। 4 सीजन होटल में नवाज शरीफ के बेटे की इंडिया से आए हुए 3 लोगों से मुलाकात हुई। मुझे तीनों का नाम भी पता है। एक बेटे की 3 लोगों के साथ मीटिंग हुई है। मरियम सफदर साहबा भी पिछले 15 दिन में किसी इंडियन से 2 दफा मिल चुकी हैं। ये इल्जामात वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल आयद कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोकर ने लाहौर में मरियम नवाज की किसी भी भारतीय शहरी से मुलाकात की सख्ती से तरदीद की है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया कि शहबाज गिल के हवाले से कुछ दस्तावेजात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक शहबाज गिल अपने अमरीकी मालिक से तनख्वाह वसूल करते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल सरकारी ओहदा रखते हैं और अमरीकी इदारे से डॉलर भी वसूल करते हैं। अगर वो बाज ना आए तो वो जहां भी होंगे हम वहां उनका घेराव करेंगे। इस पर सैफुल मलूक खोकर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी देखिए। टीवी के ऊपर शहबाज गिल साहब का एक बयान देखा कि मरियम नवाज साहबा ने खोखर पैलेस से किसी से मुलाकात की है। ये झूठ पर मबनी है। मरियम नवाज साहबा ने कोई खोखर पैलेस में किसी से कोई मुलाकात नहीं की। शहबाज गिल साहब, आप झूठ बोलते हो। PTI का शेवा है, जितना बड़ा कोई झूठ बोलता है उसको बड़ा ओहदा मिलता है। मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूंगा कि जो आपने ये आज झूठा बयान जारी किया है। शहबाज गिल, अभी तक तुमने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो भारतीय एजेंट के तुमने नारे लगाए हैं, ये साबित करना पड़ेगा। तुम्हें भागने नहीं देंगे और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है। वजीर आजम इमरान खान और हुकूमती तर्जमानों के बयानात के बाद आज लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा एक शहरी बदर रशीद की जानिब से थाना शादरा में पाकिस्तान पीनल कोड की मुजरिमाना साजिश की दफात के तहत दर्ज कराया गया है, जिसमें 40 से ज्यादा लीगी रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। इसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग भी नॉमिनेट हैं। यही नहीं बल्कि मुकदमे में आजाद कश्मीर के मुंतखब वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान को भी नॉमिनेट किया गया है। मुकदमे में 3 रिटायर्ड जर्नलों को भी नामजद किया गया है। FIR में कहा गया है
कि नवाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तान मुक़्तदर इदारों को बदनाम करने के लिए इश्राल अंगेज तकारीर की। नवाज शरीफ ने तकारीर में दुश्मन मुल्क भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी की तायद की। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद भारतीय अफवाज का कश्मीर पर कब्जे की कार्रवाइयों और कश्मीर पर ढाए जाने वाले मजालिम से तवज्जो हटाना है। FIR में कहा गया है कि नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद अपने दोस्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बिलवास्ता फायदा पहुंचाना है। नवाज शरीफ की तकारीर का मकसद आलमी बरादरी में पाकिस्तान की आला अदालतों और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर साजिश के तहत पाकिस्तान और रियासती इदारों को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान की कवानीन किसी सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं देते। पाकिस्तानी कवानीन इजाजत नहीं देते कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी अवाम को अफवाज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया जाए। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अगर आइन की बात करना, अवामी मसाइल को उजागर करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। अगर अपने हक के लिए बात करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। अगर हुकूमत को घर भेजने की बात करना गद्दारी है तो हर रोज ये बगावत होगी। अगर मुल्क के खिलाफ साजिश को बेनकाब करना बगावत है तो हर रोज बगावत करेंगे। अगर कश्मीर के सौदे पर बात करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। जबकि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के आइन से रूगर्दानी करेगा हम उसके खिलाफ जंग करेंगे। आइन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर महंगाई के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इस करप्ट हुकूमत को घर भेजने की बात है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर मुल्क में बेरोजगारी की बात करना बगावत है, हर रोज बगावत होगी। हम हर उस शख्स से जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के आइन से रूगर्दानी करेगा, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफी हो, हम उससे जंग करेंगे। वतन अजीज की तारीख जितनी पुरानी है, गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हासिल और जारी करने का सिलसिला भी शायद उतना ही पुराना है। पाकिस्तान में अपने किसी भी सियासी हरीफ को गद्दार करार देने का सिलसिला मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को करार देकर शुरू किया था। इसके बाद अयूब दौर में कायद आजम की हमशीरा और सदारती उम्मीदवार फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया। क़यादत पाकिस्तान के साथ ही गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करने का जो कारोबार शुरू किया गया था वो आज तक जारी है। पाकिस्तान बनने के बाद 1951 में पहला गद्दारी का मुकदमा फैज अहमद फैज के खिलाफ बना। फैज साहब पर इल्जाम था कि उन्होंने मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में हिस्सा लिया। उन्हें रावलपिंडी साजिश केस भी कहा जाता है। इस केस में फैज अहमद फैज को 4 साल कैद में रखा गया। इसके बाद खान अब्दुल वली खान पर 1975 में गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ। खान अब्दुल वली खान पश्तून रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह थे। उन पर पीपल्स पार्टी के हयात शेरपाओ के कत्ल का इल्जाम था। उन पर आज़ाद पख्तूनिस्तान और ग्रेटर पख्तूनिस्तान पर काम करने का भी इल्जाम था। वली खान और उनके 51 साथियों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें साथियों समेत कैद कर दिया गया। 1978 में जब जनरल ज़ियाउल हक को कौम परस्तों की हिमायत दरकार थी तो उन्होंने वली खान समेत उन 51 गद्दारों को मुहिब्बे वतन जानते हुए माफ कर दिया। इसके बाद 1992 में नवाज शरीफ हुकूमत में दी न्यूज़ की एडिटर मलिहा लोधी को उस वक्त की हुकूमत पर तनकीदी नज़्म छापने पर गद्दारी का मुकदमा जारी किया गया, मगर हुकूमत की तरफ से मुकदमे की तारीख से 3 दिन कबल केस वापस ले लिया गया। 2003 में जावेद हाशमी पर गद्दारी का केस बना। उन्हें 23 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जावेद हाशमी पर इल्जाम था कि उन्होंने एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर के खत को लीक किया जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अमरीका नवाज पॉलिसियों के खिलाफ था। जावेद हाशमी को इस मुकदमे में 3 साल बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। कानून फितरत मुलाहिजा हो, उसी जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 2014 में संगीन गद्दारी का केस दर्ज हुआ। यह पाकिस्तान की तारीख में किसी फौजी जनरल के खिलाफ गद्दारी का पहला केस था। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी नाफिज करने और आइन को मुअत्तल करने का इल्जाम था। इस केस का 5 साल बाद दिसंबर 2019 में फैसला भी सुनाया गया और संगीन गद्दारी के मुर्तकब जनरल मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई। वो के बाद में जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, मई 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी। नवाज शरीफ पर यह मुकदमा उनके बुनेर में जलसे से खिताब के दौरान अहम राज अफशा करने के ऐलान पर किया गया था। अब ये चंद वो केसेस हैं जो अदालतों में दर्ज हुए। इसके अलावा सुकूत बगदाद, सुकूत ढाका, मुजीबुर रहमान, जनरल याहिया, GM सैयद, अजमल खटक के नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं।
मोहतरमा फातिमा जना से बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक यहाँ किसी को माफ नहीं किया गया। हर एक पर गद्दारी, बैरूनी कुव्वतों का एजेंट, तो कभी भारत नवाज भारत फंडिंग, मगरब नवाज मगरब फंडिंग, इसराइल फंडिंग, अरब फंडिंग जैसे इल्जामात भी आम लगते रहे हैं। इसी तरह पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोची भी एक दूसरे के लिए गद्दार है। कभी जीवे सिंधु देश, कभी पख्तूनिस्तान, कभी ग्रेटर बलोचिस्तान, कभी जाग पंजाबी जाग। या ये रीत आम है कि अगर कोई सियासी जमात इलेक्शन जीत जाती है तो उसकी नजर में सब अच्छा होता है। रावी चैन लिखता है, हारने वाली पार्टी की नजर में उसकी हार के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है, उसके साथ धांधली की जाती है। खुद वजीर आजम इमरान खान माजी में इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के नाकिद रहे हैं और बार बार इस शफाफ इंतखाबात की बात करते रहे हैं। आज वही बातें नवाज शरीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में 3 दफा का वजीर आजम गद्दार ठहरा है। माजी में इमरान खान क्या कहते हैं, ऑपोजिशन वो क्या कहते थे, उनका क्या नैरेटिव था, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। एजेंसीज का एक काम होता है कि उसको ऊपर लेके आए जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए और ये सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करके ये कंट्रोल पुतलों को सामने लेके आते हैं। ये वक्त आ गया है कि फौज अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल पे चले। 2013 के इलेक्शन में इनकी फौज ने मदद की कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर्स के इर्द गिर्द पंजाब में फौज ने घेर लिया और अंदर बैठ के ठप्पे लग रहे थे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी हो सकते हैं तो फिर आम आदमी कैसे महफूज रह सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में इलेक्शन रिफॉर्म्स की बातें करते थे, अब इक़्तिदार में आकर इंतखाबी इस्लाहात की जानिब कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तहरीक इंसाफ नए इमरानी मुआहिदे की बातें तो करती है मगर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता है। क्या सियासी मैदान यूं ही आबाद रहेंगे, यूं ही लफ्जी जंग जारी रहेगी? क्या गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे ही तकसीम होते रहेंगे? क्या इंतखाबी इस्लाहात की बजाय शिकस्त का मलबा हमेशा एस्टैब्लिशमेंट पर डाला जाता रहेगा? दूसरी जानिब ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने जलसों में तब्दीली का ऐलान कर दिया है। पीडीएम का 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला जलसा अब कराची में होगा, जबकि इस जलसे की मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। इससे पहले 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा होगा, जबकि कोयटा जलसा अब 25 नवंबर को होगा। इसके अलावा 22 नवंबर को पेशावर, 13 दिसंबर को लाहौर, 30 नवंबर को मुल्तान और 27 दिसंबर को लाड़काना में पीडीएम का जलसा होगा। पीडीएम के जलसों के शेड्यूल में तब्दीली क्यों हुई है? क्या ऑपोजिशन जमातें अभी भी अंदरूनी खलफिशार का शिकार हैं? ऑपोजिशन जमातें हुकूमत हटाने की बजाय इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ती हैं? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शीजा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और आपका नाम भी उन्हीं लोगों में है जिन पर ये FIR दर्ज की गई है, आपको भी नॉमिनेट किया गया। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीजा फातिमा साहब आपके वक्त के लिए। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुजरिमाना साजिश, बगावत और लोगों को उकसाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें आप समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 10 खवातीन भी शामिल हैं, तो आपको क्या तासुर मिलता है कि असल में इस तरह के मुकदमात से खवातीन को सियासत से दूर करने की कोशिश की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से कि ये जो बगावत का मुकदमा है ये खवातीन के खिलाफ तो पर से नहीं है, मगर ये इस मुल्क में रिवायत बन गई है कि आप जो हैं वो अपनी, अगर सियासी इख्तिलाफ है आपका किसी के साथ या आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो दूसरे से नहीं मिलती तो आप उसके ऊपर एक, ये जो आर्टिकल 6 है और जो बगावत का मुकदमा है, ये एक मजाक बन के रह गया। ये आज की बात नहीं है, ये बानी पाकिस्तान जो हैं मोहतरमा फातिमा जना, उनसे लेके आज तक कई लोगों के ऊपर लग चुका है। मतलब ये जो FIR है इसमें तो इस हद तक पहुंच गए कि हमारे इस वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ऊपर इन्होंने ये मुकदमा जो है वो बगावत का कर दिया है। आप खुद सोचें कि पहले ही जो ये कश्मीर गवाह बैठे हैं वो मज़ीद जो है वो कश्मीर कॉज को कितना हार्म करेंगे कि हमने अपने ही मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ बगावत का मुकदमा कर दिया है। तो ये जो मुकदमा है ये खवातीन के खिलाफ तो पर से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। राइट वर्ड कि इस मुल्क की सियासत की एक रीत बन गई है, वो जैसे कहते हैं ना कि रीत इस नगर की है और जाने कब से है। मतलब 50s से लेके आज हम 2020 में 2020 के अंदर भी मामला वही चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आप कश्मीर कॉज की बात कर रही हैं तो वहाँ क्या ये बात दुरुस्त है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये तो वही बात है कि अगर किसी को सियासी तौर पे जो है वो हरा नहीं सकते, करप्शन आप साबित नहीं कर सके, जो आप 10 साल से करप्शन और चोर का कर रहे थे,
वो दुनिया ने भी देख लिया कि हमारी हुकूमत में इकोनॉमी जो है वो 5.8% पे जीडीपी ग्रो कर रहा था, लोगों को जो है वो रोजगार मिल रहा था, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। और 2 साल के अंदर हमारी जो एक मुआशी बदहाली है, 1 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं। इस वक्त अशाए खुर्दोनोश की जो महंगाई है वो गरीब आदमी के लिए तकरीबन 13% को जो है वो टच कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जब आप फेल हो गए, आपके पास पिछले 2 साल से तमाम इदारे मौजूद हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, तमाम कागजात मौजूद हैं, आप एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। तो जब आप सियासी मैदान में हार जाते हैं, आप आपने जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, तमाम वादे, लेकिन ये देखिए ना कि 1 करोड़ नौकरियां हो, 50 लाख घर हो, चीनी आम आदमी की दस्तरस में नहीं है, आटा नहीं मिल रहा है, आम आदमी जो है अपने बच्चों के लिए दूध नहीं लेकर जा सकता है। ये तमाम तर मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव या नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव और फिर पीडीएम के मुश्तरका एलामिये के अंदर बहुत नीचे दिखाई देता है। जो सबसे पहला है वो तो यही है कि वोट को इज्जत दो, और उसके साथ साथ इदारों की मुदाखलत के हवाले से बात की जा रही है। तो जो मुतनाज़े बयानात सामने आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर किसके बयानिए को तकवीयत मिल रही है? क्या ये बात दुरुस्त है कि हमसाया मुल्क के बयानिए को और उनके एजेंडे को तकवीयत देने की कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बात मैं उसी सिमत में आ रही थी कि जब आप खुद सियासी तौर पे सियासी मैदान में फेल हो चुके हैं, तो आपने जो है ये एक ट्विस्ट दे दिया है ऑपोजिशन के बयानिए को कि ये हिंदुस्तान का बयानिया है। यही वो रीत है जो अज़लों से चली आ रही है, और ये अल्लाह ना करे कि आगे भी ऐसे चलती रहे। वज़ीर जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी तकरीर गरीब आदमी से शुरू हुई थी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उन्होंने अपनी तकरीर में महंगाई की बात की, इस हुकूमत की करप्शन की, इस मुल्क की मुआशी बदहाली की बात की, और उसके अंदर बिल्कुल अगर आप ये कहें कि अच्छा, लेकिन उससे पहले जब आप ये कहती हैं कि रीत है और अज़लों से चलती आ रही है, तो फिर आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब इस बात का इकरार करना चाहिए कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, और जो गलतियां हमने की है सबसे पहले तो हम उसकी माफी मांगते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं? आपको नहीं लगता कि सबसे पहले यहां से शुरुआत होनी चाहिए? फिर इस मामले की बात कर रहे हैं आप? जब हाई ट्रीजन की बात होती है, गद्दारी के मुकदमात की बात होती है, तो नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरह के मुकदमात तो उन्होंने भी दर्ज कराए थे। देखें, जो ट्रीजन के मुकदमात हैं, अगर तो हमने कहीं पे आइन तोड़ा है तो आप हमारे ऊपर ट्रीजन का मुकदमा करें। हमने हमारी तकरीर में क्या बात थी? हमारी तकरीर में बात थी कि हर कोई आइन की पासदारी करे, हर कोई अपने हल्फ की पासदारी करे, और 4 दफ़ा फ़ौज पाकिस्तान हमारे वो सिपाही जो इस मुल्क की सरहदें जो हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, अपने खून के नजराने दे रहे हैं, उनको सलाम पेश किया गया हमारी तकरीर के अंदर। मगर हाँ, जहाँ पे आइन की हदूद पार की जा रही है उसको कंडेम किया गया। इसमें कहाँ गद्दारी आती है? गद्दारी के मुकदमे उस पे होते हैं जो आइन को तोड़ता है, जो आइन को साइड पे करता है। गद्दारी के मुकदमे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वज़ीर आज़म पे नहीं किए जाते। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि भारतीय मिलिट्री अटैची से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और मरियम बीबी की यहाँ पर कुछ भारतीय लोगों से मुलाकातें लाहौर में हुई हैं, और खोखर पैलेस के हवाले से कहा जा रहा है शहबाज गिल साहब ने जो बयान की स्टेटेड पोजीशन है, इसकी तस्दीद जो है वो बिल्कुल आ चुकी है, और ऐसी ना कोई मुलाकात हुई है। हमने ओपनली चैलेंज किया है शहबाज गिल साहब को भी कि अगर तो वो सबूत ला सकते हैं तो टीवी पे ले आए, सबूत लाएं, लोगों को बताएं, दिखाएं कि हम मिल रहे हैं। और अगर वो नहीं ला सकते और वो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, तो फिर मैं अपने वापस उसी पॉइंट पे आऊंगी कि जब आप अपनी एक सियासी मैदान में आप इस कदर हार चुके हैं और इस कदर गिव अप कर चुके हैं कि आप इस किस्म के गिरे हुए हरबे जो हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसमें उनकी हार देख रहे हैं। और अगर वो इस चीज का सबूत ला सकते हैं तो वो जरूर सामने लाएं। वो बिल्कुल देखिए, ये बड़े संगीन इल्जामात है, डेफेमेशन है, तो इस पर क्या आप अदालतों का रुजू भी करेंगे, वहां पे कानूनी चाराजोई भी करेंगे फिर जो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? टीम डिसाइड करेगी, और अगर इस पे हमें डेफेमेशन करना पड़ा तो हम डेफेमेशन भी जरूर करेंगे, मगर ये एक लीगल ओपिनियन है जो हमारी लीगल टीम देगी और पार्टी लीडरशिप इसका फैसला करेगी। लेकिन जहाँ तक इल्जामात की बात है, इमरान खान साहब तो 35 पंक्चर से शुरू हुए और 1000 अरब डॉलर रोज की मनी लॉन्ड्रिंग पे भी उन्होंने इल्जाम लगाए। एक इल्जाम वो आज तक साबित नहीं कर सके। हम मियां शहबाज शरीफ ने उन पर डेफेमेशन का केस किया हुआ है, 60 जो हैं वो पेशियां हो चुकी हैं, 33 एडजमेंट्स ले चुके हैं, कोर्ट को जवाब नहीं देते जो डेफेमेशन केसेस इनके ऊपर हैं। तो ये इनका एक तर्ज अमल है, क्योंकि ये खुद इस कदर, मैं फिर रिपीट करूंगी, गरीब आदमी को इन्होंने पीस दिया है। इनको पता है कि इनको दोबारा जो है वो सियासी मैदान में कोई जो है एक रीत और भी है,
हमारे यहाँ जब कोई सियासी इंतखाब में मैदान मार लेता है तो वो इलेक्शन सबसे ज़्यादा शफाफ होता है, और जो हारने वाला एक जो है इस हवाले से कॉम्पोनेंट होता है वो ये कहता है कि सबसे इस पे धांधली हुई है, आरटीएस सिस्टम बैठ गया या किसी की मुदाखलत थी। फिर ऐसे ही होता है, 5 साल के बाद फिर यही मामला देखने को मिलता है और ये सर्कल के अंदर हम मूव करते चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तमाम तर स्टेक होल्डर्स को जिस वक्त उनके हाथ में डोर थी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काम करना चाहिए था? कुछ रिफॉर्म्स ऐसी करनी चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और उस पर काम नहीं हुआ है। देखिए, हमने 2017 में बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए और उसके अंदर हमने जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर हम तरामीम भी लाए, और हमने तो अपनी तरफ से एक ऑटोमेशन की तरफ गए थे, लेकिन अगर वो मिसयूज़ हुआ तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। मगर हाँ, बिल्कुल हर वक्त जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, वो अभी भी होने चाहिए और वो मज़ीद इम्प्रूव करते जाने चाहिए। और जहाँ तक मुदाखलत की बात है, आरटीएस का आपने खुद जिक्र कर दिया। 8 बजे तक मैं जो हूँ वो इलेक्शन सेल का PMLN का हिस्सा थी। 8 बजे तक जो है वो हमें बिल्कुल सही खबरें आ रही थी, तमाम लोग जीत रहे थे। एकदम से आरटीएस डाउन होता है और 2 घंटे बाद जो है आरओज हमें हमारे फॉर्म 14 वापस करने से इनकार कर देते हैं, और उसके बाद हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीजें तो मतलब हमारी आंखों देखा हाल है। नहीं देखिए, लेकिन ये मामला होने चाहिए, आप एग्री कर रही हैं, लेकिन सियासी बयानात में अगर इस तरह से शिद्दत आती चली जाएगी, मैं गद्दार तू बागी और तू गद्दार मैं बागी के फतवे जारी किए जाएंगे, अगर ये सब कुछ होता चला जाएगा और इसी तरह से ये दर्जा हरारत बढ़ता चला जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि फिर जहां कहीं वो बात आती है इमरानी मुआहदे की और फिर से असर नौ मामलात को देखने की, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बिठाने की, तो वो तमाम तर जो रोशनी है वो मादूम होती चली जाएगी? जितना ज्यादा हम इसके ऊपर आगे बढ़ते चले जाएंगे, बंद गली में जाते चले जाएंगे। शीजा फातिमा साहबा, तो मैं ये करूंगी कि हमने कभी किसी पे गद्दारी का फतवा नहीं लगाया अनलेस उसने आइन तोड़ा हो। हमने किसी की पॉलिटिकल ओपिनियन पे उसके ऊपर कभी भी गद्दारी का फतवा नहीं लगाया। दूसरी बात ये है कि जहां तक स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बिठाने की बात है, तो ये हमेशा हुकूमत वक्त का जो है वो काम होता है। 2014 में बदतरीन इन्होंने धरना किया, इन्होंने असेंबली पे अटैक किया, पीटीवी पे अटैक किया, इन्होंने गालियां दी, लानतें भेजी पार्लियामेंट के ऊपर, इन्होंने चीनी जो प्रेसिडेंट आना था उसका दौरा डिले किया, हता कि वो इंडिया चला गया, वहां पे उसने ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी पाकिस्तान से। इस हद तक ये लोग जो हैं वो धरना कर रहे थे। फिर भी जब APC हुआ तो मियां नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बिठा के कंसेंसस क्रिएट किया। ये होता है वजीर आजम जिसके पास विजन होता है, जिसके पास वजादारी होती है, जो विंडिक्टिव नहीं होता। ये होता है वजीर आजम जो बहुत बहुत शुक्रिया शीजा फातिमा साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, कथा कलामी के लिए माजरत। बहुत शुक्रिया शीजा फातिमा ख्वाजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शीजा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने क्यों है, सिंध के अंदर इस वक्त सियासी महाज पर क्या चल रहा है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज सुबह 2 सियासी मैदान सजाए गए। हैदराबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मैदान सजाया, जबकि कराची में पीपल्स पार्टी ने अवामी ताकत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची यकजहती रैली के नाम से पावर शो किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने MQM को शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि कराची से लिसानी सियासत का खात्मा किया जाए, जबकि MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को हदफ तनकीद बनाया और एक बार फिर अलग सूबे का मुतालबा किया। रहनुमा MQM आमिर खान का कहना था कि अब कोई भी रोके वो अलग सूबा बनाकर दम लेंगे, जबकि ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना था कि वो वक्त अब दूर नहीं है जब पीपल्स पार्टी खुद अलग सूबे की मुहिम चलाएगी। अब यह सवाल पैदा होता है कि MQM जो एक तवील अरसे तक बिला शिरकत गैर कराची से नशिस्तें जीतती रही है, उसने कई दहाइयों से कराची की तकदीर बदलने में किरदार क्यों नहीं अदा किया है? क्या शहर कायद के बासियों को हुकूक कराची मार्च या फिर कराची यकजहती मार्च से फायदा पहुंचा सकेंगे? सवाल यह भी उठता है कि MQM की नजर में कराची के मसाइल का वाहिद हल अलग सूबे का कयाम क्यों है? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक मेयर कराची MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। सर बताइएगा, इस वक्त जो सिंध के महाज पर हो रहा है, जिस तरह से लफ्जी तीर भी चलाए जा रहे हैं और सियासी तनकीद भी चल रही है, रिवायती गेम चल रही है, और फिर MQM जो है एक बार फिर जो सूबा बनाने की बात है उसमें अब जोर पकड़ती चली जा रही है। ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि सूबे के साथ सिंध के कौन से ऐसे मसाइल हैं खासतौर पर कराची के जो जुड़े हुए हैं और उसके बाद रिजॉल्व होते हुए आपको दिखाई देते? देखिए, सूबा तो कराची की अवाम का आखिरी ऑप्शन था
12 साल हो गए हैं कराची की अवाम, जिसमें पंजाबी, पठान, बलोच, सिंधी सभी बसते हैं, हर जबान बोलने वाला और मजहब रखने वाला, दे आर ऑल फेड अप विद पीपल्स पार्टीज गवर्नेंस सिंस लास्ट 13 years। तंग आ गए हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि सिंध के दूसरे जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उधर बड़े कोई दूध की नहरें बह रही हों। उधर तो कराची और हैदराबाद से भी बहुत बुरा हाल है। लोग माजरत के साथ बुरा लगता है कहते हुए भी जानवरों से बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं अगर इंटीरियर सिंध चले जाए तो। ये हाल है ना। कोई हैदराबाद की बात अगर कर लेता हूं तो ना कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हैदराबाद में, अस्पताल नहीं है। मैं जब 4-5 दिन हैदराबाद में था तो काफी लोगों के केसेस सुने मैंने, बीमार होते हैं तो वहां सिटी स्कैन, MRI, सिर्फ एक NICVD ने कुछ काम किया है थोड़ा सा, मगर हर आदमी को हार्ट के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो फिर रश करते हैं कराची, रास्ते में काफी अमवात हो जाती हैं। तो ये 13 सालों में आपने सिंध के साथ किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम अख्तर साहब, लेकिन ये स्टेलमेट है, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। वो कराची की बात करेंगे, आप हैदराबाद की बात करेंगे। बिल्कुल, ये तो बड़े अरसे से MKM का मुतालबा भी है। क्या आपने इस इशू को प्राइम मिनिस्टर के साथ भी टेकअप किया? देखिए, नहीं, ये पॉइंट स्कोरिंग कहीं नहीं है। मैं कहीं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मैंने कहा कि ये तो लास्ट ऑप्शन था कराची का, और अब वो कराची की पूरी जो अवाम है, हैदराबाद की अवाम है जो सफर कर रहे हैं, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं इस मामले में। हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, पार्लियामेंट, सड़क पे भी आके देख लिया, कोर्टों में भी जाके देख लिया, कहीं भी मामला रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो अब जाहिर है सोल्यूशन सिर्फ एक ही रहता है कि गवर्नेंस अपने हाथ में ली जाए, और वो उसी वक्त आ सकती है कि आप अलग सूबे की डिमांड करें, क्योंकि इंटीरियर सिंध से ये जाली अदद ले लेते हैं नंबर्स, और रूल करते हैं कराची को, शहरी इलाकों को, और वो भी जाली यूं कह रहा हूं मैं कि आपने सेंसस ही नहीं कराया बात करेक्ट। 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी कराची की है, तो अगर हम 3 करोड़ की आबादी और हैदराबाद की आबादी ले लें 40 लाख से ऊपर की, तो MKM का जो वोटर है और जो वोट बैंक है वो तो इस मोर देन 50% ऑफ सिंध पॉपुलेशन। आप वसीम अख्तर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी तो सेंसस को नोटिफाई नहीं किया जा रहा ना, बड़े अरसे से उस तरफ भी डिले है। मैं तो उसकी बात, मैं तो सेंसस पे भी अदालत में हूँ, तो मैं वफाकी और सूबाई की नहीं, मैं तो ज्यादतियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वफाक से हो या चाहे। देखिए, अगर सूबा बनाने का मुतालबा भी है तो सर ये मामला तो बिलाखिर पार्लियामान से ही होना है ना। मतलब ये कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी और गैर पार्लियामानी इकदाम तो MKM नहीं उठाने जा रही ना। सड़कों पर तो नहीं बनेगा, ये भी पार्लियामान में होगा। गैर जमहूरी, गैर पार्लियामानी या गैर आईनी तो हो ही नहीं सकता। आइन के अंदर ठीक है, मगर ऐसे हालात बने हैं कि आइन के अंदर अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं। ऐसा कोई ऐसी किताब नहीं है 18वीं अमेंडमेंट हो, पार्लियामान में होगा सर। बिल्कुल होगा, तो कराने वाले तो पार्लियामान से बड़ी कुछ करा लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये समझा जाए कि असल में सर इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया और उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात के लिए कैंपेन शुरू हो गई है बुनियादी तौर पर। देखिए, ये अब सोचने समझने को तो कुछ भी कर लें। बल्दियाती इंतखाबा अगर होते भी और इन्हीं इख्तियारात और वसाइल के साथ हों तो मैं नहीं समझता कुछ होगा। पैसे का ज़या और टाइम का ज़या है। आपको चेंजेस लानी होंगी, आपको ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे। अगर आप बेहतरी चाहते हैं इस मुल्क की, उसके लिए आपको सूबे बनाने हैं, वो लाजिम है। अब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, हमारा जो हमसाए हैं उधर भी सूबे बने हैं, हर जगह सूबे बनते हैं। या तो आप कारकर्दगी आपकी बहुत अच्छी होती, आप तो फेल हुए हो, किसी चीज में भी कामयाब नहीं हो, कोई चीज नहीं है सिंध में। तो कंपेयर भी करें अगर पंजाब और इवन KPK से और इवन बलूचिस्तान से भी कंपेयर कर लें तो हम अपने आप को पता नहीं खंडरात में समझ रहे हैं। तो इस हवाले से पूरी कौम खड़ी हो रही है। हम उनसे इन टच हैं, कनेक्ट में हैं, बात कर रहे हैं। सब जगह से यही आवाज आ रही है, सोल्यूशन सिर्फ सूबा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपके कीमती वक्त। MKM के रहनुमा वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपके वक्त के लिए। MKM इस वक्त ये क्लेम कर रही है कि कराची के मसाइल और उसका हल जो है वो एक सूबे के अंदर मुज़मिर है और सूबा बनाना नागुज़ीर है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करती है निसार खोड़ो साहब? एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिस्पॉन्ड कल कर लिया, रैली निकालकर इस सारी सोच के खिलाफ।
मैं समझता हूँ कौम को डिवाइड करने से बेहतर है कि यकजहती पैदा की जाए। पाकिस्तान अभी तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकला नहीं है बाहर, और ये पसमानदगी हमारी बातें जो हैं वो सारे मुल्क में है, और सूबा सिंध भी उसका शिकार है। जहाँ इतने बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हों वहाँ यकीनन ये सारी सूरत-हाल बनती रहती। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कराते जाएंगे, कल ये भी मत्था पीटते रहेंगे। पहले ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका है वो अडॉप्ट किया जाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका है कि इलेक्शन में जीत के दिखाओ इस इशू पर, इसी स्लोगन पर। अगर तुम इलेक्शन में मेजॉरिटी में लेके आ गए सारे सिंध। मैं ये कह रहा हूं सर कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लेजिटिमेसी को इंप्रूव करने के लिए क्लेम करती है, एमक्यूएम और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लेजिटिमेसी को इंप्रूव करने के लिए करती है। क्या क्लेम करती है? यहाँ बल्दियाती निजाम राइज है, कल परसों इलेक्शन हो जाएगी, जब मर्दमशुमारी के फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन भी हो जाएगी। इलेक्शन में जो जीतेगा वही हक रखता है, वही हक रखता है, हम उसको हक देने को तैयार होंगे। अगर हमारे पास, हमारे नसीब में नहीं हुआ तो उनको मिल जाएगा। और अगर ये मसले हल नहीं हो रहे तो सर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? ए जानी बाबा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बल्दियाती निजाम नहीं भी था तो भी ये मसले आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे थे ना। K4 का मतलब क्या है कि K3 पहले बन चुका है, बगैर बल्दियाती निजाम के, बगैर बल्दियाती निजाम के वाटर बोर्ड इदारा बन चुका है। उसकी परफॉर्मेंस अगर बुरी है तो उसको ठीक करने की जरूरत है ना। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका ढूंढना चाहिए। कौन ठीक करेगा सर? ऐसा करेगा? कौन ऐसा करेगा? बात ये नहीं है। यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल कमिश्नर भी है, कमिश्नरेट भी है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में सूबे बनने का जो भी तरीका है वही अख्तियार हो सकता है, और कोई तरीका नहीं अख्तियार होता। उनको अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती, अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मीर रियासत अपनी सालगिरह पर कौम को क्या तोहफा देंगे। मीर रियासत की तरफ से कौम को क्या खुशखबरी दी जाएगी, अपनी सालगिरह, अपनी जन्मदिन के मौके पर क्या तोहफा दिया जाएगा, इस बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान की सालगिरह है। मीर रियासत की सालगिरह पर पूरी कौम की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। हम भी उन्हें सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो कौम को अपनी सालगिरह पर खुशखबरी सुनाएंगे, कोई तोहफा देंगे। लेकिन अपनी सालगिरह पर भी मीर रियासत की काबीना आवाम पर महंगाई का एक बड़ा बम गिराने की तैयारियों में मसरूफ है। मीर रियासत काबीना के इजलास की सदारत मंगल को करेंगे। इस काबीना इजलास में गैस और बिजली सारिफीन पर 150 अरब इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। मीर रियासत की जेर सदारत इजलास में घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹1.62 फी यूनिट, कमर्शियल और सनती सारिफीन के लिए ₹2.63 तक महंगी करने की तजवीज़ पेश की जाएगी, जबकि माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली 32 पैसे महंगी करने पर गौर होगा। काबीना में गैस 15% तक महंगी करने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी, और घरेलू सारिफीन के गैस मीटर रेंट की मद में माहाना ₹20 इजाफे पर भी गौर होगा। आवाम पर मीर रियासत की काबीना की जानिब से यह पहला हमला नहीं होगा। मीर रियासत हुकूमत की इन्हीं पॉलिसियों के बायस हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत को गलत करार दे दिया है। मीर रियासत हाल ही में एक सर्वे कराया गया है, और इस सर्वे के मुताबिक मौजूदा मुल्की हालात पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वालों की शरह 69%, जबकि इत्मीनान का इजहार करने वालों की शरह महज 31% नजर आई है। रिपोर्ट में मईशत पर तशवीश का इजहार करने वालों की शरह 74%, जबकि इत्मीनान का इजहार करने वालों की शरह 21% से बढ़कर 25% हो गई है। मीर रियासत सर्वे में पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत माशी मामलात पर सबसे ज्यादा तशवीश का इजहार करते दिखाई देती है, जिसमें महंगाई पर 36% अफराद ने सबसे ज्यादा तशवीश का इजहार किया है। यह शरह गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में 11% ज्यादा है। मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जब पॉलिसीज में अवामी मफाद को पसे पुश डाल दिया जाएगा, जब अवाम की बजाय सिर्फ हुक्मरान का सोचा जाएगा, जब आप अवामी राय की बजाय मुशीरों के मशवरों को अहमियत देंगे, तो अवाम का हुकूमत पर एतमाद आएगा। मीर रियासत मसाइल की चक्की में पिसती अवाम को इस वक्त रिलीफ की जरूरत है, ना कि आपकी जानिब से एक और बोझ की। और उम्मीद करते हैं कि सालगिरह के मौके पर आप अवाम को तकलीफ नहीं बल्कि रिलीफ देंगे। या एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे काबे के सहन में लब्बैक के सदाएं गूंज उठी हैं। ये रूह परवर मनाजिर कैसे हैं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। 7 माह के इंतजार के बाद उम्मत मुस्लिमा की दुआएं कबूल हो गई हैं। खाना काबा के सहनों में अब एक बार फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होगी। कुर्रैर्स के हर गोशे से फरजंदाने तौहीद हजर अस्वद को बोसा देने को हाजिर होंगे। अब फिर तौहीद के परवाने तवाफ काबा में मसरूफ होंगे। गुज़श्ता 7 माह से तमाम मुसलमान खाना काबा के दरो दीवार के दीदार को तड़प रहे थे, मगर अब उनकी तड़प खत्म हो गई है। अब 18 से 65 साल की उम्र के लोगों को उम्रे की इजाज़त दी जाएगी। उम्रा इजाज़तनामे की कोई फीस नहीं है। कोरोना से मुतासर ममालिक के बाशिंदों को वीज़े का इजरा नहीं किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन उम्रा ज़ियारतों और मस्जिदुल हराम में दाखिले की इजाज़त हासिल करने के लिए एतबरना नामी मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई गई है, जिसके ज़रिए बिल्कुल मुफ्त दरख्वास्त भेजी जा सकती है। लोगों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। महकमा सेहत के माहिरीन ज़ायरीन की मुकम्मल निगरानी करेंगे। वजारत हज उम्रा के मुताबिक होटल और अतराफ में आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जिसमें मोतमिर को कोरोना की अलामात जाहिर हुई तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए दीगर ममालिक को उम्रे की इजाज़त मरहला वार दी जाएगी, यानी ये तमाम तर मामला फेजेस के अंदर होगा। वजारत के मुताबिक मस्जिदुल हराम में किसी भी शख्स को उस वक्त तक दाखिले की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो उम्रा दरख्वास्त की रजिस्ट्रेशन ना कराए। इसी तरह उम्रा अदायगी का इजाज़तनामा बिल्कुल मुफ्त जारी किया जाएगा। इजाज़तनामा हासिल करने वाले शख्स को वजारत की जानिब से हज उम्रा रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाएगी। यकीनन ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खाना खुदा फिर आबाद हो चुका है। उम्मीद है कि रब्बे कायनात कुर्रैर्स को कोरोना जैसी बड़ी आफत से जल्द निजात अता करेगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।